Hello dear students, so finally we are back into our channel. What we are going to discuss today? Today we are going to deal with class 9th, one of the most important topic for physics, which is work, power and energy. So चलो इसके बारे में शुरुआत करते हैं. तो पहले देख लेते हैं which are the topics that we are going to cover up. Today's topic we are going to see in this video about work. Then we will see about the examples of work in general life, means that how we can judge or how we can classify that whether work is done or not in our general life. तो उसके बाद देखेंगे derivation of the formula of work. Actually ये जो बात है derivation यानी कैसे फॉर्मूला निकल के आता है, हम लोग पढ़ के हैं. इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं ग्रेविटेशन, इवन फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. ये सभी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें कुछ रहा नहीं. लेकिन जब बात करते हैं वर्क का तो वहां पर से फॉर्मूला हमें जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली इसका फॉर्मूला आता कैसे है. ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शनल एग्जांपल्स ऑफ वर्क, वेदर वर्क इज डन और नॉट. यानी हमें लगता तो है, हमें जनरल लाइफ में लगता है कि वहां काम हुआ, लेकिन फिजिक्स कहता है कि वहां काम नहीं हुआ है. तो ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है वो हम लोग जानेंगे. देन उसके बाद जानेंगे एनर्जी, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वर्क विथ एनर्जी. लास्ट में वी विल डिस्कस अबाउट पावर and what is the differentiation between power and energy, how power is correlated with work and energy. यानी ये सभी के बाद हम लोग एक बात और जानेंगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. यानी क्लास 10 में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, वेदर व्हेन वी विल डिस्कस और व्हेन वी विल गो इन क्लास 10 देयर आल्सो वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसका यूनिट के बारे में बात करेंगे. लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू आपको जान लेना चाहिए क्लास 9 में. सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डील वन बाय वन विथ ऑल दिस टर्म्स. So finally guys, we are going to start with work, means how we can define work. Actually work is a term or work is done when a force produces a motion in any object. ये तो बात वाली बात थी, हम लोग को पता ही होती है, लेकिन अब समझने वाली बात है, यानी फील वाली बात है. तो फील कैसे करें इसे, चलो मैं बताता हूँ. एक्चुअली वर्क का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हुआ है तभी वहां पे वर्क हुआ. ये मैं नहीं कहता, ये फिजिक्स कहता है. फिजिक्स का वर्ड कहता है कि अगर वर्क होगा तो वहां पे मोशन होगा. ठीक है, और मोशन होने के लिए हम लोग जानते हैं, सेकंड टॉपिक में पढ़े हम लोग पिछले वाले टॉपिक में, ये अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मींस दैट फॉर हैविंग ए बॉडी टू कम इन मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड. यानी यहां तो पता चल गया भाई, फोर्स, वर्क और मोशन तीनों कहीं से कहीं जुटा हुआ है, यानी एक तार है जो तीनों को बांधती है. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से कि व्हाट इज वर्क. तो पता चल गया वर्क होता क्या है. अब चलो वर्क के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं. जनरल लाइफ में वर्क का डिफिनेशन आपको मैंने पहले बता दिया, W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस. मैंने पहले बताया कि एफ का रिलेशनशिप कैसे है इसके साथ, या एफ और एस में क्या संबंध है डब्ल्यू के साथ. अब यहाँ पे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये जनरल होता है, ऑब्लिकली कहीं पे भी फॉलो होता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या होगा आगे जानेंगे. लेकिन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस. एफ स्टैंड फॉर फोर्स एंड एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट. बट सर्टेन केस में इसे डिस्टेंस ना बोल के हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. वाई, बिकॉज हमें पता रहता है कि ये कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है या कौन सा डायरेक्शन में यहां पर से उसने डिस्टेंस तय किया. चलो अब बात करते हैं यहां पर से कि फोर्स को हम लोग जज कैसे करें, या कहो कि डर को कैसे जज करें, वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है. तो चलो उसके बारे में बताता हूं. एक्चुअली गाइस व्हेन वी गो थ्रू अबाउट द वर्क और व्हेन वी गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क और व्हेन वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ जजिंग ए वर्क वेदर ए वर्क इज डन और नॉट, देयर वी गेट कंफ्यूजन. बिकॉज इन जनरल लाइफ में हमें लगता है कि वर्क कभी जीरो नहीं होता, यानी कभी कोई काम कर रहा है तो कैसे होगा, तुम्हें बताओ. कोई कभी जनरल लाइफ में जीरो कर सकता है, जीरो वर्क होता ही नहीं है. लेकिन फिजिक्स के वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है कहाँ, चलो मैं वो बता देता हूँ. जब हम लोग देखते हैं कि वर्क का जो ऑब्लिक्युलरी यानी कहो कि एंगुलर डायरेक्शन होता है, या एंगुलर कोण के साथ या एंगल के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है, मीन्स दैट वी आर गोइंग टू सी अनदर फॉर्मूला ऑफ वर्क विच इज एफ डॉट एस कॉस थीटा. कॉस थीटा. चलो इससे पहले जान लेते हैं वर्क का मतलब क्या हुआ, हम लोग जान गए. अब हम लोग को पता चल गया कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, फिर फॉर्मूला क्या है. अब एक बात और कि इसका यूनिट क्या हो सकता है. ठीक है, देन वी विल गो थ्रू जज और वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है. हम लोग को पता है कि फोर्स का न्यूटन होता है, 1 न्यूटन या सिर्फ न्यूटन मानो. देन वी नो दैट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेम मीटर. सो एनएम मीन्स व्हाट, एनएम का एक अपना नाम है फिजिक्स में, उससे हम लोग कहते हैं जूल. जेल से जूल को डोनेट करते हैं. ठीक है, सो वर्क का यूनिट क्या है, जूल. अब चलो बात करते हैं हम लोग कि यहां पर से कि जूल के साथ या कहो कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एक्चुअली आपको बता दूं कि यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस, वर्क स्केलर होता है. क्यों,
क्योंकि देखो अब आपको लग तो रहा है, हमें भी लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूटन को कवर अप कर रहे हैं, डिस्टेंस को नहीं डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहे हैं, लेकिन देन ऑल्सो भी वर्क को स्केलर क्वांटिटी माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स वर्क कर जाता है, यानी कहो कि मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में होता है और फोर्स किसी और डायरेक्शन में एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये हमारा रोड है, ये रोड है, सभी को पता है क्या इसमें डॉट है। अब चलो यहाँ पर से एक गाड़ी है, गाड़ी कैसा भी रहे, चलो हम लोग मान लो कि एक गाड़ी है। अब ये गाड़ी कोई सा भी रहे, कार है, फोर व्हीलर है, कुछ भी रहे, तुम समझो भाई, कार भी तो फोर व्हीलर ही होता है, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं है। देखो अब चलो मान लो कि ये इस साइड मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, इस साइड है, यानी इसका जो इंजन है वो इस साइड फोर्स लगा रहा है या उसे रोड को बैकवर्ड पुल कर रहा है। बट वी नो दैट गाइस इन क्लास 8 वी स्टडीड समथिंग, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा फोर्स को अपोजिट करने वाला एक फोर्स लगता है, यानी मोशन को अपोजिट करने वाला एक फोर्स लगता है, जिसका नाम है फ्रिक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और फोर्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यहाँ पर से जो इंजन का फोर्स लग रहा है वह इसे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन उसे रोककर पीछे धकेल रहा है। अब यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग इसे स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। ठीक है, अब बात हो गई कि स्केलर क्वांटिटी से क्यों कहते हैं इसे, अब हम लोग को क्लासीफाई हो गया। अब चलो बात करते हैं कि वर्क हमारा जीरो कब होता है भाई, वर्क जीरो, वर्क निगेटिव, ये सब क्या हो रहा है, ये सभी होते हैं, कैसे वो बताता हूँ। एक्चुअली गाइस देखो कि यहाँ पर से आपको दिख रहा होगा एफ डॉट एस कॉस थीटा। मैंने एफ डॉट एस कॉस थीटा क्यों लिखा, पहले मैंने लिखा देयर आई रॉट एफ डॉट एस मीन्स दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इज इक्वल टू वर्क, बट लेटर आई रोट हियर व्हाट एफ डॉट एस कॉस थीटा मीन्स दैट कि अगर एंगल के साथ कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वहां पे जो मोशन देखने को मिला है। सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज ये मेरा एक बच्चा है, बच्चा कैसा भी हो, चलो मान लो ये बच्चा है, अब बच्चे का शेप तुम्हें लगे या ना लगे, लेकिन मान लो ये बच्चा है। अब इसके पास बेचारे के पास एक खिलौना है। अब इस खिलौने को उसने क्या किया, यहाँ पर से एक रोप के साथ उसे कनेक्ट कर दिया एंड फाइनली ये जो रोप है उसे ये पुल कर रहा है। व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू पुल दिस पार्टिकुलर toy that he is having. What will happen later? We can see that guys कि इसका मोमेंट ऐसा होता है, लेकिन हमें सोचने वाली बात है, अरे ये कैसे पॉसिबल है। मैं अगर ऐसे ऊपर की ओर खींचता हूँ, एक एंगल के साथ खींचता हूँ किसी भी चीज को, मैं बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, बोर्ड पीछे नहीं जा रहा है, क्यों, कोई तो रीजन होगा। अरे भाई अभी तुम फोर्स के बारे में सोचो और कोई और प्रेशर ये सब मत देखो, बस इतना जानो कि यहाँ पर से क्या हो रहा है कि अगर मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हमें पता है ये थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है, मैं इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पे, यानी ये एंगल के साथ यहाँ पे वर्क कर रहा है और ये एंगल हमारा थीटा एंगल होता है, जो कि मान लिया जाता है या कहो कि ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के रूप में लिया जाता है। देन वी कैन सी दैट गाइस व्हाई वी आर टेकिंग हियर cos थीटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर से, बिकॉज हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई एच। b का मतलब होता है बेस, सो बेस तो यहाँ पे आ रहा है, हमें कोई इसमें डाउट नहीं है। अब बात करते हैं h, यानी हाइपोटेनस भी आ रहा है, यानी जिस हाइट के साथ, या हाइट को छोड़ो या कहो कि जिस एलिवेशन के साथ वो ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, बच्चा खींच रहा है, तो यहाँ पर एच भी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमें परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो आपका एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग यहाँ पे साइन थीटा यूज नहीं कर सकते हैं, टैन थीटा यूज कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। लेकिन देखो एज वी ऑल नो डैट हमें जो करीब दिखता है वही हम लोग को करना चाहिए। हम लोग अपने नाक को ऐसे भी छू सकते हैं और ऐसे भी छू सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बट हमें क्या करना है, ये सिंपली टच करना है, बस वही होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे cos थीटा को लेते हैं एंड वी नो दैट cos थीटा का वैल्यू हमेशा चेंज होता है। कब, जब cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा तो कुछ और आएगा, 55 आएगा, 45 आएगा तो कुछ और आएगा, 90 आएगा तो कुछ और आएगा, 180 आएगा तो कुछ और आएगा। और इसी ट्रांसवर्जन को और इसी वेरिएबल चेंजमेंट को देखने के कारण या रहने के कारण वहाँ पे हमारा जो वर्क का प्रॉपर वैल्यू आता है वो चेंज हो जाता है। कैसे, चलो मैं ये बताता हूँ। एक्चुअली गाइस हमेशा याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति जहां पर cos 90 आ रहा है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और यही कारण होता है कि जब हम लोग कन्वर्स करते हैं f डॉट एस cos थीटा, तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली हो रहा है, यानी ऐसे हो रहा है, तो वहां पे हमारा वर्क 0 हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस कि वर्क इज इक्वल टू 0 इन पार्टिकुलर दिस कंडीशन। तो अब चलो बात करते हैं ऐसा कहां पे हो रहा है या कब हो रहा है। देखो
आप लोगों ने सुना है कि एक कूली बेचारा बहुत काम करता है, नो डाउट गाइस, हमें पता है कि वन वर्कर इज डूइंग सो हार्ड वर्क, और वी कैन से दैट कि हमारा कूली बहुत काम कर रहा है, बेचारा काम कर रहा है, पसीना पसीना, बेचारा को भूख लग जाती है, उसका हालत खराब हो गया है, लेकिन हमें लगता है फिजिक्स के अनुसार ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा। कैसे भाई वो कोई काम नहीं कर रहा? हाँ वो कोई काम नहीं कर रहा। सोचने वाली बात है, बेचारा कहेगा कि मैं तो इतना काम करता हूँ, और एक स्टूडेंट आके कहता है तुम क्या काम करते हो, फिजिक्स कहता है तुम कोई काम नहीं करते हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सही बात है, वह काम नहीं करता है, पर एनर्जी कैसे खत्म हो गया आपको लग रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि मोमेंट वहाँ पे फोर्स का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, चलो मैं ये बताता हूँ, मान लो यही मेरा ग्राफ है, और यहाँ पर से ये टॉय को हटा के मैं क्या करता हूँ कि इसके सिर के ऊपर मैं यहाँ पर एक लोड देता हूँ, हेवी लोड, जो कि हमारा समझो कि यहाँ पर 100 kg के अप्रॉक्स एक बंडल ऑफ बकेट ये लेके जा रहा है, ये बच्चा ही लेके जा रहा है, मान लो अब यहाँ पर से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चा जो है वैसे ऐसे बेचारा मूव कर रहा है, इधर कभी जाता है कभी इधर जाता है, यानी हर सिचुएशन में यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। और इसी कारण से ये जो ऑब्जेक्ट पर जो वर्क लग रहा है, या कहो कि यहाँ पर से जो वर्क किया जा रहा है इस बच्चे के द्वारा, वह 0 हो जाता है। और दैट्स वाई गाइस कि यहाँ पर कोई वर्क फिजिक्स में कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन अब एक बात आती है कि उसका एनर्जी कैसे खत्म हो गया, यानी वो बेचारा थक कैसे गया। अब चलो इसका क्या रीजन है, हम लोग को पता है कि वर्क कहाँ नहीं लग रहा है, वर्क ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वर्क बॉडी के अंदर हो रहा है। कैसे? कोई तो इसका डाउट रीजन होगा। अब रीजन क्या है कि बच्चा ऐसे लेके खड़ा था, बेचारा 100 kg का वजन, और बेचारे थक गया, बोला कितना देर, मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट भी बॉडी खड़ा है, तो बॉडी में हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। ब्लड के साथ साथ हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स या कहो कि वेसल्स होते हैं, वहां पर से ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लो वहां पर हमारा मस्कुलर फोर्स वर्क करता है, और वहां पे वर्क होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो भाई इतना तो हो गया कि पहले टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वर्क होता क्या है, वर्क को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सर्टेन कंडीशन, वेदर वी हैव टू जज वर्क इज एक्चुअली डन और नॉट। अब एक एग्जांपल और आपको मैं देख के समझाता हूँ, एक एग्जांपल सर समझो। मान लो ये हमारा एक बॉल है, फील करना इसे फील, क्योंकि फिजिक्स इज ए टोटल बेस्ड ऑन आवर फीलिंग। तो चलो एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा बॉल है, हेवी बॉल है, एक कॉन्क्रीट का बॉल है, ठीक है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, या ये जो मेरा व्यक्ति है, ये पर्सन है, ही इज गोइंग टू पुश दिस बॉल। अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मेरा एकदम आपको प्रैक्टिकल दिखाने का, फील दिखाने का मन कर रहा है, तो अब मैं बोर्ड के ऊपर जाकर धक्का मार रहा हूं, मैं इसे धकेल रहा हूं, देखो इसको मैं बहुत देर से धक्का दे रहा हूं, मेरा हाथ दुख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स, अरे भाई ये तो यहीं पर है, इसमें तो कोई मोशन दिखा नहीं है, फिर मेरा हाथ क्यों दुखा? हाथ तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को थोड़ा एनर्जी कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा था। फोर्स कैसा लग रहा था? हमारा इस बॉल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क हुआ ही नहीं। लेकिन वर्क हुआ कहाँ? हमारे इंटरनल बॉडी में, हमारे मस्कुलर मसल्स के कारण जो फोर्स लगा, हमारा जो ब्लड एक जगह से दूसरे सर्कुलेट किया, तो वहाँ पे वर्क हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन आवर बॉडी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अब वर्क से कोई रिलेटेड टॉपिक बचा नहीं है। अब एक टॉपिक और जो बचा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखो कई बार ऐसा होता है कि यह जो मेरा फॉर्मूला है F.S cos थीटा, इसमें भी चेंजमेंट देखने को मिलता है। अब क्या कहोगे, ये तो क्या तुम बोल रहे हो, खाली फॉर्मूला ही बदल रहे हो। यही बात जो सही है वही आप जानो क्या है, चलो ये बताता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा वर्क जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। पहला तो हम लोगों ने देखा फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, तो वहां पे वर्क हमारा नेगेटिव हो गया था। लेकिन अब बात करते हैं कि वर्क हमारा कई बार ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क करता है, तो वहां पर भी वर्क हमारा निगेटिव भी होता है। कैसे? चलो वो जान लेते हैं। अब मान लो ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्टेयरकेस बने हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी अब तो यहाँ तक बहुत सारे स्टेयरकेस बने हुए हैं। और यहाँ पर से एक बच्चा है जो बहुत ही शरारती है, नटखटी है आप लोग की तरह। तो अब वो क्या करता है, यहाँ पर से उछलते कूदते आता है और यहाँ पर धड़ाम 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 फटाक से यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ पहुँचने के बाद वह मीन्स हपने लगता है, यानी एनर्जी उसके लगता है कि भाई मेरा एनर्जी थोड़ा कंज्यूम हो गया। अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वर्क हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे वर्क हुआ तो कैसे निकलेगा। अब इसका एक अलग से फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला टोटली बेस्ड है हमारा एनर्जी के ऊपर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के फॉर्मूला के ऊपर। अब इसका फॉर्मूला है W = mgh। M स्टैंड फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल
फोर्स एंड H स्टैंड फॉर द हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक जितना हाइट पर वो पहुंच गया, मान लो 10 मीटर है, तो वर्क यहां पर हम लोग को निकाल सकते हैं mgh के थ्रू। अब इसमें कोई डॉट बचा नहीं है, अगर डॉट बचा है तो एक बार दिखा देता हूं आपको फिर से रिवाइज करके कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग को पता है पहले से, कोई बार डॉट इसमें नहीं है। सो हाउ इज वर्क रिलेटेड विथ फोर्स, वी न्यू इट ऑलरेडी। फोर्स इज ऑलवेज रिमेंबर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर मत करना स्केलर करना। क्यों बता देना रीजन वहां पे कि हमारा कई बार डायरेक्शन कई बार होता है जो अपोजिट हो जाता है, वहां पे वर्क नेगेटिव होता है, यानी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो इसे फाइनली स्केलर मान लिया जाता है। फिर हमको पता चला कि कितने इसमें चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, यानी वेरिएबल और द थिंग, और वी कैन से द चेंजमेंट विच इज सीन इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो इतना डिटेल से हो गया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब चलो बात करते हैं इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग जानने जा रहे हैं वो है हमारा कि एनर्जी का क्या संबंध है वर्क के साथ, और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी इन डिटेल। लेकिन एनर्जी में जानने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी जितने, देखो एक बात और हमेशा याद रखना कि इन ऑर्डर टू मेक एनी कंसेप्ट बी ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर माइंड, वी हैव टू गिव as much as the examples from our natural surrounding। जो बच्चा डेली करता है वो कभी भूलेगा? तुम ही बताओ। बच्चा गेम डेली खेलता है, अब उसे पता है कि गेम का लॉक कहाँ पे है, कहाँ पर गेम छुपा हुआ है, कौन सा ऐप है उसका, उसे सब कुछ पता है क्योंकि वह डेली करता है, आसपास देखता है, उसे पता है। वही बात होती है फिजिक्स में भी, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल जानोगे ना उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट डेवलप होगा अपने सेल्फ माइंड के अंदर। और फिजिक्स इज व्हाट टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, यानी थ्योरी न्यूमेरिकल हो गया तो भाई फिजिक्स क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक एग्जांपल और देता हूं जहां पर वर्क 0 होता है। सो लेट्स सी, अब हमें पता है कि फॉर हैविंग ए वर्क बी 0 कॉस इज रिक्वायर्ड टू बी 90। ऐसा हो रहा है भाई, कहां देखो, हमें पता है भाई, हमें क्या पता है, अर्थ रोटेट्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, all planets revolves around the sun, we all knew it, no any new concept, but had you noticed ever whether work is done or not? अब कहोगे भैया वर्क हो रहा है वर्क 90 डिग्री छोड़ो तुम, वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है? कहा देखा बच्चा, एक जो पहले वाला कंसेप्ट देखा, इतना ही वीडियो समझा, पहले पार्ट वाला F.S समझा, याद हो गया उसे। अब कहेगा भैया वर्क हो रहा है कैसे? हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच रहा है, सभी को खींच रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और मोशन भी तो हो रहा है, भैया वर्क हो रहा है। लेकिन वर्क नहीं हो रहा है बे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, वर्क हो नहीं रहा है। माय गॉड, या ब्रो वर्क नहीं हो रहा है, कैसे? अब देखो, आपको मैंने पहले बताया कि क्या कि वेरिएबल देखने को मिलता है अगर ऑब्लिक्यू डायरेक्शन में, या कहो कि एंगल के साथ कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसका जो डिस्टेंस है वह एक एंगल बनाता है फोर्स अप्लाइड एंड दी डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए। एक स्टूडेंट जो पहले देख के बोला कि मेरा ये, मान लो ये मेरा सन है और यहाँ पे मेरा अर्थ है, ऐसे 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 आके वापस यहाँ से ऐसे आ जाता है, और वह बोला तो यहाँ पे देखो भाई ये हमें पता है कि फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन ही लेटर टोल्ड दैट इवन वी कैन सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इन अर्थ इज इन मोशन। सो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, बोल दिया सीधे यहाँ फोर्स लग रहा है, हाँ यस फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर, बट इन रियलिटी नो, फोर्स इज नॉट एक्टिंग। हाउ? बिकॉज हमें पता है कि कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है विद द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हमें पता है टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, छोड़ो टेंजेंट अगर नहीं पता है तो इतना समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी एक्ट करता है तो टुवर्ड्स द सेंटर उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। और हमें पता है कि मोशन ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो मान लो ये मेरा प्लानेट अर्थ है, यहाँ पर से मेरा ये एंगुलर लग रहा है और यहाँ पर से ये मेरा ऐसे मोशन दिखने को मिल रहा है। डायरेक्शन हमेशा वेरिएबल रहता है, एक्सटर्नल डायरेक्शन, बट इंटरनल डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑलवेज सेंटर हमारा एक्ट करता है। और वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन और द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर इन ए रोटेशनल मोशन। तो भाई इतना तो पता होगा कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है, और जब भी 90 डिग्री बन जाए ना तो वहाँ पे हमेशा याद रखना वर्क नहीं होता है। तो अब कोई डाउट है बताओ, अब कोई डाउट है? हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देख लिया, द सेम कंसेप्ट हैपेंस इन आवर सैटेलाइट्स। Satellites are also revolving around the planets as like our Earth also. About moon we know one natural satellite we are having. The same condition we have to follow over there also. Now overall guys we completed, we finished the work part. Now we are going to see about energy. So finally guys we are going to discuss about energy. Then at last we will discuss about power. So finally what is energy? चलो पहले जान लेते हैं एनर्जी होता क्या।
एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। भाई ये डेफिनेशन हमें पता है, इसमें कुछ नहीं बताओ। अब बात करते हैं कि ये कहता क्या है। कहता ये है कि कोई भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वी कैन से दैट गाइस फाइनली एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। वर्क होगा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो वर्क होगा, यानी वर्क कब करेगा आदमी, जब उसके पास एनर्जी रहेगा। इतना पता चल गया कि ये हमारा एनर्जी होता है, यानी वी डिफाइंड टोटली व्हाट इज एनर्जी। द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट एनर्जी इज दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट का मतलब होता है कि इसको किस साइन के थ्रू डोनेट किया जाता है, या ऐसा यूनिट समझो, जो भी समझो तुम, इससे डोनेट किया जाता है जूल के साथ। अब आपके डॉट एक भाई क्या बोल रहा है, वर्क में भी तुम वैसे ही जूल बोला, यहाँ पर भी जूल बोला। अब ये जूल का मामला कैसा हो रहा है, इसके बारे में चलो डिटेल से बात कर लेते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि वर्क में भी जूल, एनर्जी में भी जूल। यस गाइस, बिकॉज हमेशा याद रखना कि ये दोनों का साइन या कहो कि यूनिट सेम होता है डोनेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में 100% भाई भाई है, यानी एक ऐसा भाई है तो दूसरा ऐसा भाई है, यानी एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते हैं। एक होगा तो दूसरा ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि इसका नाम जूल, तो हमारा बेसिकली कोई साइंटिस्ट होगा जिसके नाम पे जूल पड़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट गाइस, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द डिफरेंट forms of energy. So let me write different forms of energy. Actually guys, there are so many different forms that in which we can see energy. बहुत सारे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन वी कैन सी आवर मैकेनिकल एनर्जी, नेक्स्ट वन वी कैन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड वन सोलर एनर्जी, फोर्थ वन न्यूक्लियर एनर्जी, फिफ्थ वन साउंड एनर्जी, सिक्स्थ वन लाइट एनर्जी, सेवेंथ वन हीट एनर्जी। यानी जितने भी एनर्जी है ना भाई, सभी एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। मीन दैट दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो देयर इज नो डाउट अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ से। एक बार आपको नोट आउट करना है, जैसे जैसे मैंने बोला, यहाँ पर से डॉट 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 देके मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो है न्यूक्लियर एनर्जी, सभी को लिख लेना है अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब चलो बात करते हैं कि कौन सा एनर्जी जो हमें बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर कवर करना है, वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली गाइस द होल कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। विच एनर्जी? Mechanical energy. You have to remember these all terms. What is kinetic energy, or how we can say that any object is possessing kinetic energy and any object is possessing potential energy? Actually kinetic energy is always possessed in those objects who all are in motion. क्या बात हो रही है ये? हमें पता है कि वर्क के साथ एनर्जी रिलेटेड है, कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आ गई कि एनर्जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं यहाँ से दौड़ के यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ से फिर दौड़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरे पास कौन सा एनर्जी लगा? मेरे पास काइनेटिक एनर्जी लगा। लेकिन अगर मेरा मार्कर यहाँ पे खड़ा है, माई मार्कर इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ऐसे ही बस कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस इतने हाइट के ऊपर खड़ा है, तो ये कौन सा एनर्जी इसमें ऑक्यूपाई कर रहा है? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। बट इन सर्टेन क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड मैकेनिकल एनर्जी, देयर वी हैव टू टेक आउट मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब याद हो गया आपको, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। अब चलो बात करते हैं स्पेशली कि ये दोनों के बारे में डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक, रेस्ट में है तो पोटेंशियल। लेकिन अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। इसका फॉर्मूला पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले काइनेटिक के बारे में जानते हैं। तो काइनेटिक का एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखो कोई भी फॉर्मूला है ना, उससे जब लिखना तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना, देखना कि हमारे पास क्या इससे कुछ रिलेटेड है, तो आपके दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर से दिख गया हमें के इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब चलो एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि mv का हमें कहीं ना कहीं नाम सुना है। वेयर गाइस वी हर्ड दिस वर्ड इन मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv, m मास एंड v वेलोसिटी एंड द सेम। चलो यहाँ से अब हम लोग को पता चलेगा कि भाई अगर मोमेंटम भी दिया हुआ है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो अब चलो वैल्यू पुट अप करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में कैसे चेंज हो सकता है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। अब हमें पता है कि 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब m को या तो हम लोग इसमें चेंज करो या v को चेंज करो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, v को चेंज करते हैं। तो P इज इक्वल टू mv, तो v इज इक्वल टू क्या होगा P/m। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे m को m रहने देंगे
एंड हियर वी हैव टू पुट p इंटू p अपॉन m का होल स्क्वायर. सो हमें दिख गया 1/2 इंटू m इंटू पी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. अब हमें दिख गया यहाँ पर से कि m कैंसिल, सो 1/2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन m. यानी यह भी एक फॉर्मूला आ सकता है हमारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का जब हमें मोमेंटम दिया हुआ है. अब एक बात आती है कि ऐसा तो भाई ठीक है, इतना हमें पता चल गया, लेकिन अगर हमें मास का कोई वैल्यू ही नहीं पता तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. वहाँ पे क्या करना है, इस मास को इंटरचेंज कर देना, किसके साथ, इसे वेलोसिटी को रहने देना, मास को चेंज कर देना यहाँ पर से मोमेंटम के साथ, तो फाइनली हमें वहाँ पर से भी निकल जाएगा. लेकिन अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है. तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टअप में एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, एट दैट टाइम it possesses a special form of energy or it contains one special form of energy when it is in rest. उसका नाम है हमारा पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन ऐसा नहीं कि वह ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट वर्क करेगा तभी. हाँ भाई, ऐसा पॉसिबल है कई बार कि नहीं भी होता. अगर आपको लग रहा है, चलो मैं बोलता हूँ कि मेरा एक ग्राउंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका हाइट तो कुछ निग्लिजिबल है, यानी नहीं है. मान लो मेरा ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे मेरा एक बॉल रखा हुआ है, कोई कंटेनर रखा हुआ है. अब हमसे बोल दिया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो. अब हम लोग को डाउट में है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो इसका पहले फॉर्मूला जान लो. तो इसका फॉर्मूला सेम एज मैंने पहले बताया था, mgh होता है. क्या होता है? mgh. लेकिन h तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट जितना हाइट पे था वही ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. तो अब आपके माइंड में तो यह डाउट आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे एनर्जी हुआ है या नहीं, एनर्जी है कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोजेस है कि नहीं. चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो फाइनली गाइस, जब भी ऐसा कंडीशन दिखे यानी ऑब्जेक्ट का हाइट निग्लिजिबल है, तो वहां पे हम लोग क्या कंजर्व करते हैं, mg को ही. h को वहां पे हम लोग 1 को रख के छोड़ देते हैं, यानी h हमारा छोड़ो, अब वहां पर से mg को अप्लाई किया जाता है. लेकिन अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि इसका एग्जांपल्स क्या क्या होंगे. चलो मैं बताता हूँ. सपोज दैट गाइस, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए. हम लोग सुनते हैं तीर धनुष के बारे में, जानते हैं कि नहीं बताओ. वी ऑल नो दैट अबाउट दिस पार्टिकुलर एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल. वी नो दैट हम लोग के पास एक तीर धनुष होता है, या हम लोग के पास नहीं है तो भी कोई डाउट नहीं है. लेकिन देखो, तीर धनुष में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे तीर को खींचता है छोड़ने से पहले, ठीक है, तो वहां पर से क्या होता है कि जहां पर वह ऑब्जेक्ट ऐसे रेस्ट में है, ठीक है, इतना हाइट पे लाया, यहाँ से इतना लाया, तो वहां पे जब वो रेस्ट में आ गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाता है. और जब भी वह इसे छोड़ता है यहाँ से, तो वहां से तेज से वो जो धनुष निकलती है, वहां पे उसके पास वापस से काइनेटिक एनर्जी सेम अमाउंट में आ जाता है. और यही आगे चल के हमारा एक न्यू लॉ बनता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है. तो पहले जान लेते हैं गाइस एक चीज और, कि अब आपको मैंने पहले बताया कि k इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है. तो मैंने पहले बताया कि कोई भी फॉर्मूला लिखो, mgh लिखो या कोई भी फॉर्मूला लिखो, तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो. अब आपको डाउट में आ रहा होगा कि k हम लोग को 1/2 mv² क्यों मिला, इसका कोई और फॉर्मूला क्यों नहीं बना है. उसके लिए आपको मेरा एक शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आई विल टेल यू अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम द आवर अर्लियर टॉपिक अबाउट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम. ऑल दोज इक्वेशन से ही हमारा ये जो फॉर्मूला निकल के आया है वही बना है. कैसे, आपको शॉर्ट वीडियो देखना है, वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा कैसे ये बना है. चलो उसके बाद बात करते हैं अबाउट द conversion of energy. So let's start about the conversion of energy in different forms. So guys, finally we are going to see another term regarding to energy. एक बात हम लोग डिस्कस अभी तक नहीं किया कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी. गुड क्वेश्चन गाइस. लेट मी टेल यू अबाउट द स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इन विच एनर्जी इज कंसिडर्ड. एक्चुअली एनर्जी इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज फोर्स जो है, सॉरी वर्क जो है वही तो मेरा एनर्जी है. तो बोल दो हाँ भाई ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डॉट नहीं है. Last thing that we are going to see about the conversion of energy in different forms. Conversion. Conversion of energy in different forms. Let's start. Actually guys, in our daily life a number of energy is being converted into different forms. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास अभी हमारे रूम के अंदर अभी एक लाइट चल रहा है. वो लाइट कैसे चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइट इज कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये सभी एनर्जी एक दूसरे के साथ को रिलेटेड रहता है, यानी एक एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है. लेटर यही लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं एनर्जी कहलाता है.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देयर वी स्टडीड मींस दैट एनर्जी क्या होता है, इसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन दैट एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स और मीडियम। चलो समझा देता हूँ। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ये बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, मैराथन दौड़ता है, तो इसके पास अपना एक काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ से दौड़ता है और आके धक्का दिया एक और ऑब्जेक्ट को जो कैसा था, बेचारा रेस्ट में था, पोटेंशियल एनर्जी गेन किया हुआ था। अब जब इसे हमें धक्का मारा दौड़ के, तो यहाँ पे फील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास तो अभी पोटेंशियल एनर्जी था और जीरो था काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब इससे धक्का लग गया तो वह भी कहेगा मैं भी दौड़ूंगा, और ये भी एनर्जी में आ जाता है, और जस्ट वह एनर्जी में आता है, तो इसे आप कह सकते हो भाई ये तो मोमेंटम वाली बात हो गई। लेकिन नहीं, तुम थोड़ा सा समझो, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन जब वह ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। नहीं तो ये छोड़ो, आप इसे समझ लो कि हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे मान लो लाइट एनर्जी, उससे पहले हम लोग मानो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग के वायर के थ्रू आ रहा है, कहाँ से, ऐसे आ रहा है, यहाँ पे मेरा एक बल्ब लगा हुआ है ऐसे होल्डर में, यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करने लगा, क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आके इसे मिलता है। अब ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, एंड इवन ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय करने का एबिलिटी है ही नहीं, और यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो अब आपको याद हो गया कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कैसे पॉसिबल है, या कैसे कैसे किस किस फॉर्म में किया जाता है, या किस किस मीडियम में होता है। तो आपको नंबर ऑफ एग्जांपल हमेशा याद रखने, अपने मुंह के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर जोर देके, कि बहुत सारे, जैसे क्लास 10 में जाओगे दैट विल सी अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सभी एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होता है। यानी अगर मेरा रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से पहले जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा और जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा इक्वल अमाउंट में और इक्वल नंबर में ही पोजेस करता है, और यही कारण है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा 100% प्रूव हो जाता है। तो चलो भाई, इतना तो बात हो गई। अब हमारा टॉपिक बचा कौन सा है, अब हमारा टॉपिक बचा है पावर, जो कि आपको बीच में दिख रहा है। चलो पावर के ऊपर बात करते हैं। ये पावर कौन से खेत का मूली है? सो गाइस, एट लास्ट वी आर गोइंग टू डील विथ पावर। व्हाट इज पावर? एक्चुअली गाइस, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क। यह हम लोग को पता है क्योंकि जनरल लाइफ में भी होता है, लेकिन फिजिक्स में जनरल लाइफ के टोटली अपोजिट होता है। यानी हम लोग पावरफुल किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को जिसके पास डोले सोले होते हैं, वो जल्दी जल्दी काम करता है, तो उसे हम लोग पावरफुल कहते हैं। और बेसिकली ये जो फिजिक्स में टॉपिक होता है, ये भी हमारा डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग एनी वर्क। सो हाउ वी कैन डिफाइन पावर इज द रेट ऑफ doing any work. So from here we got a simple definition of power. Means power होता है the rate of doing any work is known as power. अब पावर को हम लोग यहाँ पर सिंपली P से डोनेट करते हैं। P का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कितना जल्दी जल्दी काम कर रहा है, यानी रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज नोन एज पावर। तो W अपॉन T इज इक्वल टू P। अब P को एक अपना यूनिट होता है, क्या होता है? P को हमारा जो ऐसा यूनिट दिया गया वह है हमारा वाट। पावर का यूनिट क्या है? वाट। तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड ही मानो, क्योंकि आवर में जब होता है तो वहाँ पे वाट चेंज हो जाता है किलो वाट में। अब 1 वाट इज इक्वल टू हम लोग को पता है 1/1000 वाट, सॉरी किलो वाट। सो गाइस, ये जो टर्म है ये आपस में कोरिलेटेड है, एंड लेटर यही जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है ये हमारा चेंज होता है जब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की ओर जाते हैं या एनर्जी की ओर जाते हैं। सो गाइस, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया नहीं कि क्या बात पावर है, पावर का फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं पावर हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली गाइस, पावर इज कंसिडर्ड स्केलर क्वांटिटी। ऑल दिस 3 टर्म्स आर स्केलर। हमेशा याद रखना, ये तीनों टर्म्स स्केलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये तीनों का डायरेक्शन सर्टिफाइड नहीं होता है या गारंटेड नहीं होता है, यानी डायरेक्शन कई बार इंटरचेंजमेंट हो जाता है, जहाँ पे वर्क हमारा 0 हो गया। पावर का भी कोई गारंटी नहीं है कि डायरेक्शन से इसका कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी इसको क्या देखना है? वर्क और टाइम देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़ और कि जो हमारा यूनिट है वाट, 1 वाट, इसके कई कई नाम अलग अलग किए जाते हैं।
जब हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में पावर को यूज किया जाता है। पहला बात हम लोग देखेंगे आगे चल के, लेटर वी विल सी अबाउट हॉर्स पावर, HP। व्हाट इज HP? HP इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन सर्टेन कंडीशन वेयर, कहाँ पे कंडीशन यूज होता है, तो हमेशा याद रखना जब भी हमें इंजन का पावर शो करना रहता है, व्हेन वी हैव टू शो द पावर ऑफ इंजन और मैकेनिकल थिंग्स देयर बी यूज दिस हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का एक अपना प्रॉपर वैल्यू होता है 746 वाट, ठीक है। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। एंड ये वाला जैसे मान के चलो, हम लोग को पता है वी ऑल आर सीइंग ए नंबर ऑफ न्यू व्हीकल्स इन न्यू मॉडल्स। हम लोग को दिख रहा है भाई ये होंडा का है, ये पल्सर का है, ये हमारा अपाची का है, ये हमारा मारुति सुजुकी है, ये हमारा टार्जन है, ये हमारा वीवो है, अल्पो है, ये अल्टो है। बहुत सारे कार आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी आ रही है, सभी का अलग अलग पावर होता है इंजन का। और जब इंजन की बात होती है तो वहाँ पे कौन सा वैल्यू यूज होता है? हॉर्स पावर। हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात यही सिर्फ व्हीकल की इंजन की नहीं, कोई भी मैकेनिकल थिंग्स जो वर्क करते हैं उनकी इंजन की वो बात होती है, तो देयर बी यूज द टर्म हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब बात ये तो हमें याद हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि 1 वाट को अगर हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे यूनिट में, जैसे 1 वाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, नहीं 1/1000 किलोवाट, और फाइनली वी कैन से 1000 किलोवाट सॉरी 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और आती है कि जब हम लोग जाते हैं कॉमर्शियल यूनिट के लिए, कॉमर्शियल यूनिट, देयर वी डोंट यूज दिस किलोवाट। व्हाई? बिकॉज जब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट, एक बात और, मैं यहाँ पर से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको दिखाऊंगा हाउ टू रीड द मीटर। यानी हम लोग को बहुत मूर्ख बनाया जा रहा है कि तुम्हारा बिल इतना आ रहा है, तुम इतना पे करो। हम लोग को देखने ही नहीं आता है, तो क्या हम लोग देखें? तो वहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आ रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है किलोवाट आवर पे नहीं, बल्कि kWh के ऊपर। अब ये kWh क्या होता है? किलोवाट आवर। ये क्या होता है कि ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट अगर आपका बिजली का यूज हुआ, यानी वी हैव यूज्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देयर वी आर टोल्ड अबाउट 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट आवर यू हैव यूज द एनर्जी, और 1 किलोवाट आवर इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय यू। अब देखो ये होता क्या है, बेसिकली जब हम लोग किलोवाट लेते हैं तो वहाँ पे 1000 वाट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका की पावर है 1000 वाट का, 1000 वाट उसका पावर है, और वह चलता है 1 आवर के लिए, तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम करता है, जैसे मान लो मेरे घर में 2 कूलर है, सपोज दैट वी आर यूजिंग 2 कूलर्स, आई एम यूजिंग 2 कूलर्स, 2 टीवीज, 1 फैन, 3 माइक्रोवेव्स, सपोज ऐसे करो। अब ये सभी का मान लो मेरा कूलर का एक है 700 वाट का, एक ये मेरा हो गया, तो 700 दूना 2 हो गया 1500, या 750 मानो तो 1500 वाट हो गए मेरे। अब मेरा 2 टीवी, एक है 100 वाट का, दोनों तो 200 वाट। भाई अब मेरा एक फ़ैन है 300 वाट का, तो 300 वाट, और मेरा ये तीनों माइक्रोवेव्स मिला के हैं 500 वाट। तो टोटल हमारा जो एनर्जी यूज हो रहा है 15 5 2000, यानी 2500 वाट मैं यूज करता हूँ। 2500 वाट ये इसका पावर है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट टोटल हो गया। अब अगर यह मेरा टोटल अप्लायंसेस 1 घंटे के लिए चलता है, कितने घंटे के लिए? 16 to 60 सेकेंड्स के लिए, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है वह होता है मेरा 1 किलोवाट पर आवर, और यही हमारा 1 यूनिट कहलाता है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू, हमें पता हमारे डिफरेंट लोकेशन में, जैसा कि मेरे अभी प्रेजेंट का लोकेशन का ₹8 है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है यूनिट एनर्जी के ऊपर। और अगर मैं इतना एनर्जी यूज करता हूं, अब 1 घंटे के लिए थोड़ी कोई चलता है, कोई भी सामान हमारे घरों में 1 घंटे के लिए तो चलता नहीं है। अब वह 1 घंटे तो छोड़ो, वह 24 घंटे नहीं चलता है, तो कम से कम 15 घंटे तो चलता है। 15 आवर्स वी यूज एवरीथिंग्स, इतना मान लो 50 घंटे मैं यूज करता हूँ, तो 15 से अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2.5 से, अब साथ ही साथ इंटू 8 कर दो रुपीज़, तो फाइनली जो रुपीज़ आ गया वही मेरा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुआ है।
लेकिन अब ये तो मेरा एक दिन का आ गया, तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 दिनों में मैं कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करता हूँ उसके अनुसार हमें एक मंथ के बाद बिल पे करना है। तो भाई इसमें कोई क्लियर है आपको, अब इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। एंड लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन डिटेल। चलो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिटेल से बताता हूँ। अब उससे पहले एक चीज़ और हमेशा याद रखना ना तुम, कि अगर जब भी तुम्हें एनर्जी के फॉर्म में शो करना रहता है किलोवाट आवर को, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज मत खाना, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। क्या होता है देखो, 1 kWh इक्वल टू होता है 1000 वाट अपॉन 1 आवर। हम लोग को पता है कि जब भी 1 जूल का मतलब क्या होता है कि एक वर्क, या हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ वर्क डन। तो वहाँ पे सेम फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है कि हमें पता है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो बस वही करो तुम, 1000 को रहने दो, यहाँ पर से मेरा 1000 मेरे के लिए बोनस में है। अब बाट को तुम बाट में रहने दो, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, 1 जूल। अब हमें पता है कि ये कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 घंटे। अब 1 घंटे, भाई सोच के मेरा दिमाग चकरा रहा है, 1 घंटे का वैल्यू कितना होगा, बाप रे 1 घंटे का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, अब वही है भाई, तुम इससे ऐसे जूल लिख के अपॉन में सेकंड करके इंटू 60 कर दो। अब फाइनली मेरा जो वैल्यू आता है वह 3.6 इंटू 10 टू पावर 10, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जो जूल आएगा, यही हमारा हमेशा याद रखना होता है। यानी 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल और 3.36 इंटू 10 टू पावर 5 जूल का वैल्यू होता है। तो कभी भी ये डाउट में मत रहना कि हमारा एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ, हमें ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। इसलिए मैंने पहले बताया कि अबाउट मैकेनिकल एनर्जी समटाइम्स यू मे आस्क इन द क्वेश्चन अबाउट फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी। और स्टूडेंट सोच रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल और काइनेटिक। मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल टोटल रिजल्टेंट होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बिकॉज मैकेनिकल का मतलब होता है रिजल्टेंट नेट, उससे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। सो फाइनली गाइस वी कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड इफ यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड हैव a nice day to you all. I know that I have spoken very quickly in this video, but I will try to resolve in next video. Thanks for watching this video. Have a nice day to all. Meet you all in next video. जय हिंद दोस्तों.